गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा था कि मैं अपने रिसर्च में बिजी था। पर अभी बहुत अच्छे से मैं वीडियोस डालूंगा। तो अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्लांट किंगडम, जो सबसे नफरत वाले चैप्टरों में से आता है लोगों को, पर ये सबसे प्यारा और सबसे खूबसूरत चैप्टर है बायोलॉजी में। तो प्लांट किंगडम जो है ना, उसमें हम लोग अलग अलग टाइप के प्लांट पढ़ेंगे। तो दुनिया में इतने सारे पेड़ पौधे हैं, अगर आप एक एक करते पढ़ते गए ना उनको, तो भाई आपकी जिंदगी निकल जाएगी, आप बुढ़े हो जाओगे और आप अल्लाह को प्यारे हो जाओगे, भगवान को प्यारे हो जाओगे। तो साइंटिस्ट लोग ने क्या किया, उन्होंने पेड़ पौधों को क्लासिफाई किया। मतलब ये पेड़ पौधे एक जैसे दिखते, चलो इनको एक डिवीजन में डाल देते हैं। ये पेड़ पौधे एक जैसे दिखते हैं, इनको एक डिवीजन में डाल देते हैं। तो साइंटिस्ट लोग ने ऐसा काम किया। तो ये काम कैसे चालू हुआ? ये काम पहले चालू किया एरिस्टोटल ने। ओके। तो उनकी क्लासिफिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? उनकी क्लासिफिकेशन को हम लोग आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, और मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, और सुपरफिशियल मतलब ऊपरी दिखावे की क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। तो इन्होंने पेड़ पौधों को देखा, और देखा जो पेड़ पौधे ऊपर से एक जैसे दिखते हैं, बाहर से एक जैसे दिखते हैं, उन्हें एक क्लास में, एक डिवीजन में डाल दिया। ठीक है। उन्होंने पार्टीशन कर दिया अलग अलग पेड़ पौधे के। फिर लीनियस आए, उन्होंने देखा, बोले खाली ऊपरी दिखावा नहीं, जैसे कितने पत्ते हैं इसके अंदर, ऊपरी दिखावा किधर रहता है, ये पेड़ पौधा पानी में रहता है, जमीन पे रहता है, जंगलों में मिलता है, खाली ये नहीं सीमित है। जो हमारे एरिस्टोटल ने खाली इसको देख के पेड़ पौधे को क्लासिफाई किया था, कैसे हैं उसके पत्ते। पर एरिस्टोटल जो थे उन्होंने ऐसा किया था। फिर लीनियस आए, लीनियस ने बोला कि हम एंड्रोशियम से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जो पेड़ पौधे होते हैं ना, कोई कोई पेड़ पौधे फ्लावर बनाते हैं, वो फ्लावर में ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, उसको एंडोशियम बोलते हैं। और बीच में एक और स्ट्रक्चर होता है, उसको गाइनोशियम बोलते हैं। गाइनोशियम फीमेल का महल है, और एंड्रोशियम मेल का महल है। उसमें मेल गैमेट बनेगा एंड्रोशियम में, और गाइनोशियम में फीमेल गैमेट बनेगा। जब ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जुड़ जाएंगे तो बच्चा बनेगा पेड़ पौधे का। तो फ्लावर बेसिकली बच्चा पैदा करने का ऑर्गन है। फ्लावर क्यों बनाता है पेड़? बच्चा पैदा करने के लिए। तो उसमें एंड्रोशियम होता है। वो एंड्रोशियम जो होता है ना, वो उसको देख के इन्होंने पेड़ पौधों को क्लासिफाई किया था लीनियस ने, और वो भी हमारा आर्टिफिशियल या मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम में आता था। तो हैबिटेट को देख के, कलर को देख के, शेप और कितने पत्तों को, और एंड्रोशियम को देख के भी क्लासिफाई किया गया है पेड़ पौधों को। पर ये फेल हो गया ये सिस्टम। क्यों फेल हो गया? क्योंकि इन्होंने रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो है ना, उनको एक दर्जा दिया। ठीक है, एक दर्जा दिया। वेजिटेटिव कैरेक्टर मतलब, वेजिटेटिव मतलब कैसे पत्ते हैं, उनको उन दोनों वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को एक दर्जा दिया। इसकी वजह से ये सिस्टम अच्छा नहीं है। क्यों? रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर से हमेशा प्रिजर्व होता है, मतलब वो कैरेक्टर से कभी बदलता नहीं इतनी आसानी से। वेजिटेटिव कैरेक्टर मतलब पेड़ पौधा अपना बाहरी रूप बदलता रहता है, पर अंदर का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो जल्दी नहीं बदलता। इसलिए रिप्रोडक्टिव पार्ट को ज्यादा औधा दिया जाता है जब हम क्लासिफाई करते हैं। तो इन्होंने दोनों को औधा एक ही दे दिया। इसके से ये क्लासिफिकेशन हम नहीं पढ़ते, और क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को इन्होंने अलग अलग कर दिया। बहुत सारे प्लांट है वो आपको थोड़ा बदलते हैं, तो वो थोड़े अलग दिखने लगते हैं, तो उनको लगा ये दोनों अलग अलग स्पीशीज है। पर वो दोनों क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज नहीं है, एक जैसी दिखती नहीं, मतलब एक जैसी नहीं है वो लोग। पर वो लोग थे, उन्होंने अब एक दो प्लांट अपना रूप बदल लेते थोड़ा बहुत। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि प्लांट और ये प्लांट अलग अलग हैं, ये दोनों क्लोजली हैं, खानदान इनका सेम ही है। तो इन्होंने उसमें फंस गए। पेड़ पौधे बड़े शाणे होते हैं, वो अपना रूप बदलते रहते हैं जमाने के साथ। तो वो इनमें फंस गए, इसलिए इनका लिमिटेशन है कि इन्होंने क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। ठीक है। दे बेसिकली दिस दिस क्या बोलते हैं, दिस सिस्टम बेसिकली सेपरेट क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। ये इसका एक लिमिटेशन है। दूसरा लिमिटेशन है, वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर वर्क कंसिडर इक्वल, पर रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर आर कंजर्व, वो चेंज नहीं होते। ओके, तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। ओके, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये लाइन। फिर दूसरे सिस्टम आया, वो है नेचुरल सिस्टम। और नेचुरल सिस्टम जो है ना, वो हमारे हुकर ने दिया था और बेंथन ने दिया था। ओके, अब ये कैसे क्लासिफाई करता है प्लांट को? ये ऊपरी दिखावे से तो क्लासिफाई करता है, मतलब बाहर एक्सटर्नल
फीचर से करता है, पर अंदर 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 क्या है उसके इंटरनल फीचर से भी करता है। और यहाँ तक अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी, मतलब अंदर का बहुत डिटेल स्ट्रक्चर, अंदर का कैसा पेड़ पौधा अंदर से कैसा दिखता है, पेड़ पौधा की एनाटॉमी, एनाटॉमी मतलब स्ट्रक्चर कैसा है अंदर का, बाहर का स्ट्रक्चर कैसा है, अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, उसे एनाटॉमी बोलते हैं। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी। और बच्चा, एम्ब्रोलॉजी, मतलब जब हम माँ के पेट में होते हैं तो हम डेवलप होके बड़े होते हैं और बच्चा बनते हैं ना, तो बड़ा बच्चा बनते हैं, छोटे बच्चे से बड़ा बच्चा, तो वो छोटे से लेके बड़ा बच्चा बनने तक और बाहर निकलने तक जो प्रोसेस है अंदर तक 9 महीने का, उसको एम्ब्रोलॉजी बोलते हैं। तो पेड़ पौधा कैसे अपना बच्चा बनाता है उसको भी हम कंसिडर करेंगे, और पेड़ पौधे में कौन से केमिकल होते हैं उसे भी हम कंसिडर करेंगे, तो उसे हम लोग फाइटोकेमिस्ट्री बोलते हैं। तो ये सब फीचर से साइंटिस्ट लोग क्लासिफाई करने लगे कि उसका एम्ब्रोलॉजी कैसा है, उसका एनाटॉमी मतलब अंदर और बाहर से उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका बच्चा कैसे डेवलप होता है पेड़ पौधे का, और अंदर कैसे कैसे केमिकल, फाइटोकेमिकल कैसे कैसे हैं, तो उसकी वजह से भी पेड़ पौधे को क्लासिफाई करने लगे, उनको बोलते हैं नेचुरल सिस्टम। फिर आए फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक बहुत एडवांस सिस्टम और मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम है, मोस्ट एक्सेप्टेड। ये उनके पूर्वजों को देखता है, पेड़ पौधे के पूर्वजों को, एंसेस्टर को देखता है। देखो, हर एक पेड़ पौधे का एक पूर्वज था, वो पूर्वज से ये पेड़ पौधा बना है, तो वो पूर्वज से 2 या 3 स्पीशीज बन सकती है अलग अलग, पर उन दोनों का पूर्वज एक ही होता है, एंसेस्टर। तो ये बेसिकली एंसेस्टर, फाइलोजेनेटिक की बेसिकली ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ द एंसेस्टरी जो होता है, मतलब उनके पूर्वज कैसे थे उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है, एंसेस्टर्स के बेसिस पे। अब कभी कभी फॉसिल नहीं मिलते, उनके पूर्वज मर गए या उनके पूर्वज का फॉसिल नहीं मिला, पूर्वज मरने के बाद उनका कुछ ढांचा मिल जाता है ना, मर इंसान के पूर्वज का ढांचा मिल गया, जैसे पेड़ पौधे का कुछ फॉसिल मिलता है, वो फॉसिल का कोई धप्पा मिल गया, वो धप्पा वप्पा कुछ मिला नहीं, तो हम क्या करें, अब पूर्वज नहीं मिल रहे तो क्या करें हम, तो पूर्वज नहीं मिल रहे तो हम लोग 3 तरीके और इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, फिर है साइटोटैक्सोनॉमी, और फिर है कीमोटैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल मतलब ये कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं इसमें, कंप्यूटर तो कोड होता है ना, कोड, तो ऐसे कंप्यूटर में लैंग्वेज होता है, ऐसे कोड इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग समझो ये एक पत्ता है, छोटा पत्ता है तो इसको कोड 1 दे दिया, बड़ा पत्ता उसको कोड 2 दे दिया, उससे बड़ा पत्ता है तो उसको कोड 3 दे दिया, ऐसे कोड दे देते पेड़ पौधों को। इसका लंब स्टेम इतना बड़ा है, इसमें ऐसा फ्लावर, तो उसका ऐसे कोड दे दिया। तो हम लोग एक प्लांट का ये सब फीचर्स को अलग अलग कोड दे दिया। तो अभी हमारे पास एक प्लांट आया तो इसमें कोड नंबर 3 था इसका पत्ता, इसका फ्लावर कोड नंबर 4 है, तो ऐसे कोड करके हमने कंप्यूटर में डेटा डाल दिया, डेटा मतलब इंफॉर्मेशन, और फिर वो कंप्यूटर वो डेटा को इस्तेमाल करके वो क्लासिफाई करता है पेड़ पौधों को। हम लोग हजारों कैरेक्टरिस्टिक एकदम चुटकी में पेड़ पौधे का क्लासिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर टेक्सोनॉमी यूज करते हैं। दूसरा है वी यूज साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मतलब देखो हर एक चीज दुनिया में सेल की बनी हुई है, सेल की, हम भी सेल के बने हुए, पेड़ पौधे भी सेल के बने हुए। हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस मतलब जिसमें डीएनए रहते हैं, राजा महाराजाओं की तरह। अब ये इस न्यूक्लियस में बंद होते हैं, कैद होते हैं, ओके। पर एक समय आता है जब ये न्यूक्लियस से बाहर निकलते हैं और बन जाते हैं क्रोमोसोम, ऐसे दिखते हैं ऐसे, क्रोमोसोम। तो हम पेड़ पौधे का क्रोमोसोम देख के, ओके, पेड़ पौधे का क्रोमोसोम देख के, पेड़ पौधे का बिहेवियर देख के, हम सेल का बिहेवियर देख के, सेल का क्रोमोसोम देख के हम पेड़ पौधों को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो दूसरा है साइटोटॉक्सिनोमी, ओके। और थर्ड है केमिकल टेक्सोनोमी। पेड़ पौधे में अलग अलग टाइप के केमिकल होते हैं, तो हम वो केमिकल का इस्तेमाल, जैसे ये डीएनए केमिकल है, प्रोटीन होगा इसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट होगा, है ना, पर हम लोग डीएनए आरएनए लेते हैं, डीएनए आरएनए और प्रोटीन का इस्तेमाल करके। डीएनए बहुत कंजर्व है ना, जल्दी चेंज नहीं होता, और डीएनए देखो महलों में बस रहता है, कुछ काम धंधा नहीं करता, ओके, सारा काम आरएनए करते हैं, चुगलीखोर आरएनए बाहर निकलते हैं, और ये आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो हम डीएनए आरएनए और प्रोटीन का इस्तेमाल करके भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो अभी एडवांस क्लासिफिकेशन में हम लोग सेल का क्रोमोसोम, ठीक है, सेल का क्रोमोसोम, सेल का स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर क्रोमोसोम देख के, सेल का बिहेवियर देख के हम क्लासिफाई करते हैं।
और कीमोटैक्सोनॉमी में हम डीएनए, आरएनए और प्रोटीन देख के क्लासिफाई करते हैं, और ये कैरेक्टरिस्टिक देख के हम लोग कंप्यूटर में डाल देते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से पेड़ पौधे को क्लासिफाई कर, उनका क्रोमोसोम देखते हैं, उनका सेल देखते हैं। हमारे पास भी क्रोमोसोम है, हमारे डीएनए भी क्रोमोसोम बनते हैं, तो हमारे उसमें बीमारियां होती है तो हम क्रोमोसोम से पहचान लेते हैं। तो क्रोमोसोम देख के, आरएनए देख के, देखो डीएनए बस महल में रहते हैं, सारा काम आरएनए करते हैं। आरएनए से भी हम जान सकते हैं एक ऐसा पेड़ पौधा है। फिर आरएनए प्रोटीन, आरएनए को मार दिया जाता है, एमआरएनए को। एमआरएनए को मारने के बाद प्रोटीन बनाया जाता है, वो प्रोटीन देख के भी हम पेड़ पौधे को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये सब क्लासिफाई करने का तरीका था पेड़ पौधे का। ये इतना पूछते नहीं है पेपर में, कभी एमसीक्यू आ गया तो आप बता सकते हो। अब बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट पे जाएंगे, थोड़ा बोरिंग पार्ट था, ठीक है। अब हम इंटरेस्टिंग पार्ट पे जाएंगे, वो है प्लांट किंगडम के। तो दुनिया में देखो सबसे पहले बैक्टीरिया आए थे, ठीक है। बैक्टीरिया एक सेल के हैं, एक सेल की औकात है उनकी, एक सेल की। हम खरबों सेल्स के बने हुए, खरबों, ट्रिलियन ट्रिलियन। दुनिया में इतने तारे नहीं है जितने हमारे सेल्स है हमारी बॉडी में। बैक्टीरिया बस एक ही सेल का है, ठीक है, एक ही सेल का, एक सेल का है, इतना पिद्दू सा। दुनिया में सबसे पहले यही आया था, बैक्टीरिया। हाँ, तो जो बैक्टीरिया है ना, हमारा बैक्टीरिया, समझो ये बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया है ना, 300 करोड़ साल, ओके, 300 करोड़ साल पहले ये बैक्टीरिया हमारी दुनिया में आया था। और कुछ 200 बिलियन साल पहले एक बड़ा सा सेल आया था, जिसने बैक्टीरिया को बोला तू मेरी पत्नी बन जा, ठीक है, तू मेरी पत्नी बन जा, तू मेरे अंदर रह जा। अब वो बैक्टीरिया, उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया रह के बन गए माइटोकॉन्ड्रिया। तो पहले बैक्टीरिया इस दुनिया में आए थे, और आज भी बैक्टीरिया जिंदा हैं, पर कुछ बैक्टीरिया एक बड़े से सेल में घुस गए और वो बन गए, और वो बड़ा सा सेल विद बैक्टीरिया बन गया यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल बन गया, यूकैरियोटिक सेल। और ये यूकैरियोटिक सेल जन्म देगा पेड़ पौधों को और जानवरों को, यहां तक इंसानों को भी, ओके। तो कुछ यूकैरियोटिक सेल के पास था क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? एक ऑर्गेनल है, ठीक है। ये भी बेसिकली बैक्टीरिया से ही मिला है, बैक्टीरिया से ही बना है क्लोरोप्लास्ट भी। तो कुछ कुछ बैक्टीरिया लोग अपने आप खाना बना सकते थे, तो ये सेल के अंदर घुस गया, और ये यूकैरियोटिक सेल के पास भी अब खुद से खाना बना सकता है। देखो, हम लोग को किसी को मारना पड़ता है, जानवरों को मारना पड़ता है, पेड़ पौधे को मारना पड़ता है, फिर हमारी पार्टी मतलब बिरयानी बनती है, खाना मिलता है। पर बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया लोग अपने आप खाना बना सकते हैं, सूरज से खाना बना सकते थे। सोचो, इतनी ताकत है उनके पास, सूरज से खाना बना सकते थे। तो बड़े सेल ने उनको खा लिया, और वो बड़ा सेल भी अब सूरज से खाना बना सकता था। तो अब ये जो सेल जो सूरज से खाना बना सकता था, इसको हम लोग एल्गी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्गी बोलते हैं, इसको यूनिसेल्यूलर एल्गी बोलते हैं। कुछ के पास, बड़े यूकैरियोटिक सेल के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं था, वो दूसरे को मार के खाते थे, तो उनको हम लोग बोलते हैं प्रोटोजोआ। तो सबसे पहले बैक्टीरिया बना, बैक्टीरिया को एक बड़ी सेल ने खा लिया, उसको बोला तू मेरी पत्नी बन जा, वो बैक्टीरिया उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बन गया, या और कोई कोई बैक्टीरिया क्लोरोप्लास्ट बन गए। वो क्लोरोप्लास्ट जिसके पास था, वो सेल बैक्टीरिया की मदद लेके मस्त एनर्जी बना रहा है लाइट से, उसे किसी को मारने की जरूरत नहीं पड़ रही, तो उसने एल्गी को जन्म दिया। अब वो जो यूकैरियोटिक सेल जिसके पास क्लोरोप्लास्ट है, उसको हम लोग एल्गी बोलते हैं। ये अपने आप सूरज से खाना बना सकता है, पर किसी के पास वो बैक्टीरिया नहीं होता जो क्लोरोप्लास्ट बनेगा। तो वो बैक्टीरिया जिसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं, सॉरी, वो सेल जिसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है, खाली माइटोकॉन्ड्रिया वाला ही बैक्टीरिया है, यूकैरियोटिक सेल, वो दूसरे को मार के खाता है, वो पेड़ पौधों को मार के खाता है, या जानवरों को मार के खाता है, ये दूसरों को मार के खाने वाला सेल है, तो उसे हम लोग प्रोटोजोआ बोलते हैं। अब ये सब एक ही सेल के हैं, पर हम एक सेल के हैं, हम बहुत सारे सेल के हैं। तो पहले जो पेड़ पौधे थे वो एक ही सेल के थे, ठीक है। फिर ये पेड़ पौधे झुंड बनाने लग गए, ठीक है। ये सेल जो सेल के पास क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया होगा, यूकैरियोटिक सेल, वो पेड़ का पहला शुरुआती पूर्वज है। तो ये पूर्वज वाला एल्गी वाला सेल झुंड बनाने लग गया,
और बहुत सारे सेल बना लिए ऐसे, बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे। उसने पहला पेड़ को जन्म दिया, प्लांट को जन्म दिया। ठीक है, एल्गी भी एक जरिए से पेड़ पौधा ही है, यूनिसेलुलर एल्गी की बात कर रहे हैं। फिर इसने एक सेल के एल्गी ने बहुत सारे सेल बनाया और वो मल्टी सेल्यूलर एल्गी बन गया, मल्टी सेल्यूलर एल्गी बन गया। मतलब बड़ा प्लांट जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। इन यूनिसेल्युलर एल्गी को हम लोग आंखों से नहीं देख सकते। अब सेल बोला भाई मुझे अकेले रहने अच्छा नहीं लगता, मुझे दोस्त चाहिए, मुझे पड़ोसी चाहिए। तो वो बहुत सारे सेलों को बोला, बहुत सारे एल्गी को बोला चलो आओ मेरे साथ दोस्ती कर लो, दोस्ती कर लो। और सब लोगों ने एक मोहल्ला बना लिया, कॉलोनी बना ली। फिर वो कॉलोनी जुड़ जुड़ के एक बहुत सारा मल्टी सेल्यूलर यूनिट बना दिया और उसे हम लोग मल्टी सेल्यूलर एल्गी बोलते हैं। ये पहला आंख से दिखने वाला पेड़ पौधा जिसे हम लोग एल्गी बोलते हैं। और ये एल्गी, ये सब जो कहानी थी समुद्र में हुई, पानी में हुई, ओके, पानी में हुई। अब ये जो एल्गी है, जब आप उसको अपनी आंखों से देखोगे, आप उसको फर्क नहीं कर पाओगे ये पत्ता है या इसके, मतलब आप एक पेड़ को देखोगे तो आपको लगेगा इसका पत्ता किधर है, इसका जड़ किधर है, रूट किधर है, इसका स्टेम किधर है। आप जब पेड़ पौधों को देखते हो तो उसका एक जड़ होता है ना नीचे, रूट बोलते हैं, तो एक डंडी जैसा पार्ट होता है उसके स्टेम बोलते हैं, फिर उसमें फ्लावर होते हैं, पत्ते होते हैं। तो जब एल्गी को देखो तो उसमें कोई पत्ता नहीं दिख रहा, कोई स्टेम नहीं दिख रहा, कोई जड़ नहीं दिख रहा, कोई रूट नहीं दिख रहा, रूट नहीं दिख रहा, स्टेम नहीं दिख रहा, लीफ नहीं दिख रहे, पत्ते नहीं दिख रहे, फ्लावर नहीं दिख रहा। तो ये कैसा पेड़ है? तो ऐसे पेड़ पौधे जिसके पास ना ही स्टेम है, ना ही रूट है, ना ही लीफ है, तो ऐसे प्लांट को हम लोग थैलॉइड बोलते हैं। तो एल्गी थैलॉइड था। सारे पेड़ पौधे आज जो एडवांस पेड़ पौधे वो हंसने लगे, तू कैसा पेड़ पौधा है, छी तेरे पास तो पत्ते भी नहीं है, तेरे पास तो स्टेम भी नहीं है, तेरे पास तो रूट नहीं है, तेरे को तो शर्म करनी चाहिए, को चुल्लू और पानी में डूब जाना चाहिए। तो सब हंस रहे इसके ऊपर, छी 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 तू कितना गंदा पेड़ पौधा है। पर यही पूर्वज है पेड़ पौधों का, जो आप आजू बाजू पेड़ पौधे देखते ना, फ्लावर वाले, लड़कियों को देते हैं ना रोज डे पे, टीचर्स को बराबर मिलता है। तो वो जो पेड़ पौधे हैं वो बने तो एल्गी से ही है। तो ये एल्गी पानी में रहता है या जहां नमी रहती है वहां रहते हैं। तो कुछ एल्गी फिर बाद में पानी से बाहर निकल गए और वो मतलब रिवर के पास रहने लगे जहां पानी है, या सूखी जमीन पे रहने लग गए और वो थोड़े एडवांस हो गए। उनके पास नकली जड़ आ गई, नकली, ये दिखने वाली जड़, ठीक है, नकली स्टेम आ गया। तो उन्हें हम लोग ब्रायोफाइट्स बोलते हैं। पानी से बाहर निकल गए, ओके, ये बन गए ब्रायोफाइट। फिर और एडवांसमेंट आने लग गया पेड़ पौधों में, उनके अंदर लंबी लंबी पाइप बनने लगे पेड़ पौधों के अंदर, और वो बन गया टेरिडोफाइट। ठीक है, टेरिडोफाइट। फिर और एडवांसमेंट आने लग गया पेड़ पौधे में। ये लोग देखो, बायोफाइट और टेरिडोफाइट ऐसे खानदान है पेड़ पौधे के जिन्हें पानी की बहुत जरूरत है। बिना पानी के बच्चे नहीं पैदा कर सकते, एल्गी भी पानी में बच्चे पैदा करता है। फिर और एडवांस होने लग गया पेड़ पौधे का सिस्टम और बन गया जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म पहाड़ों के पास, मनाली वगैरह में आपको दिखेंगे ये पेड़ पौधे। ये पेड़ पौधे पानी से बच्चे पैदा नहीं करते, ये पेड़ पौधे हवा से बच्चे पैदा करने लग गए, तो इन्हें हम जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। क्रिसमस ट्री, ये सब जो ट्री है ये सब बेसिकली जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, ये बीज बनाते हैं, बीज बनाते हैं। फिर और एडवांसमेंट होने लग गया पेड़ पौधों में, वो फ्लावर बनाने लग गया, फ्लावर से बच्चे पैदा करने लग गए। तो पहले पानी में बच्चे पैदा किए जाते थे, मेल और फीमेल गैमेट के। फिर पानी से बाहर निकले पेड़ पौधे और ब्रायोफाइट्स बन गए। ब्रायोफाइट को पानी की जरूरत है, पानी के बिना बच्चे पैदा नहीं कर सकते। तो इनका भी राजकुमार राजकुमारी पानी की में महल तैर तैर के आएंगे और बच्चा पैदा करेंगे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। देखो, एल्गी के पास तो महल भी नहीं है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट एक महल में रहते हैं जिसको एंड्रोशियम भी बोलते हैं, गाइनोशियम बोलते हैं, आर्चिगोनियम बोलते हैं, एंथ्रीडियम बोलते हैं। इनके पास तो है ही नहीं, इनके मेल गैमेट के पार्ट, फीमेल गैमेट के पास। इनके मेल गैमेट फीमेल गैमेट तो गरीब हैं, भिखारी निकले। ब्रायोफाइट्स में मेल गैमेट के पास आर्चिगोनियम है, सॉरी एंथ्रीडियम है, और फीमेल गैमेट के पास आर्चिगोनियम है, जिसमें वो लोग पालन होता है, जिसमें वो लोग परवरिश होती है, महल होता है बेसिकली सेल्स का, जिसमें आर्थिडियम में मेल गैमेट बनता है, आर्चिगोनियम में फीमेल गैमेट बनता है। ये महल से निकलते पानी में आते हैं और उसके बाद बच्चा बनता है। ओके,
या महल तक, फीमेल के महल तक मेल गैमेट जाएगा उड़ के। इस एल्गी में ऐसा कुछ नहीं होता, इनके पास है नहीं, भिखारी लोग है ये लोग एक नंबर के। फिर ब्रायोफाइटा बना, फिर बायोफाइटा के बाद आया टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइट को भी पानी चाहिए, उनके मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आर्चिगोनियम में रहती है फीमेल गैमेट, और मेल गैमेट एंट्रीडियम में रहते हैं, पर इनको भी पानी चाहिए। मेल को पानी में आना पड़ेगा, मेल को तैर तैर के जाना पड़ेगा फीमेल तक, तो इनको भी चाहिए। पर ये लोग, इनके बच्चों को अपन स्पोर्स बोलते हैं, और ये स्पोर्स जमीन में फैल जाते हैं और क्या बोलते हैं, एक टेरिडोफाइट बनाते हैं। और उसके बाद जो जिम्नोस्पर्म है ना, ये देखो टेरिडोफाइट की पत्तियां बड़ी खास है, इनकी पत्तियों में बच्चे होते हैं, पत्तियों में होते हैं। तो पत्तियां जो है ना इनकी पत्ती, उनमें बच्चे होते हैं। जब आप धीरे धीरे पढ़ोगे ना कि सब इंटरेस्टिंग है, तो इनकी पत्तियों में पीछे स्पोर्स लगे होते हैं, ये स्पोर उड़ के जाते हैं। तो बहुत सारी पत्तियां कोन बन जाती हैं, और वो कोन आप पढ़ेंगे इसके अंदर क्या बोलते हैं, हमारे जिम्नोस्पर्म के अंदर ये कौन से बच्चे पैदा करते हैं, कौन से इनके राजकुमार राजकुमारी हवा में उड़ते हैं और दूसरे कोन में जाते हैं, राजकुमारी वाली कोन में, और बच्चा पैदा करते हैं, और फिर कोन गिर जाता है जमीन पे और फिर नया पेड़ उगता है। उसके बाद हमारे एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में फ्लावर बनते हैं। फ्लावर के अंदर एंडोशियम मतलब मेल का महल है जिसमें मेल गैमेट होगा, और गाइनोशियम मतलब फीमेल का महल है जिसमें फीमेल गैमेट होगा। देखो शुरुआत में एल्गी में मेल फीमेल दोनों मिलते हैं, ठीक है। पर कुछ एल्गी बोले भाई सब मेहनत आदमी करेगा ना, औरत क्यों करेगी, आदमी को हवस है तो आदमी करेगा। तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक जाता था, और उसके बाद सारे प्लांट ने वही फॉलो किया, बोला मेल गैमेट करेगा सारा काम, फीमेल गैमेट तो बस अपने महल में बैठ के इंतजार करेगी राजकुमार कब आएगा, और उसके बाद फ्यूजन होगा और उसकी वजह से बच्चा बनेगा। ऐसा प्लांट में हर एक उसमें ऐसा ही होगा। अब फ्लावर में एंड्रोशियम में मेल गैमेट उड़ उड़ के आएगा, या हरी बी पे बैठ बैठ के फीमेल महल तक जाएगा, जिसको हम लोग गाइनोशियम बोलते हैं, वहां तक उड़ उड़ के जाएगा, या तैर तैर के जाएगा। जो प्लांट फ्लावर वाले प्लांट पानी में रहेंगे उनका तैर तैर के जाएगा और फीमेल गैमेट तक पहुंचेगा, ओके, और बच्चा बनेगा। अब फिर वो बच्चा बीज बन जाएगा, वो बच्चा बीज बन जाएगा। इन दोनों में बीज बनता है, जिम्नोस्पर्म और अपने एंजियोस्पर्म में फ्लावर वाले प्लांट को एंजियोस्पर्म बोलते हैं, बिना फ्लावर कोन वाले प्लांट को हम लोग जिम्नोस्पर्म बोलते हैं, बड़े बड़े प्लांट होते हैं तो इनको हम लोग बोलते हैं फेनेरोगैमस, और इन तीनों को बोलते हैं क्रिप्टोगैमस। इनमें सीड्स नहीं बनता, इसकी वजह से इनमें सीड बनता है, इसलिए इनको फेनेरोगैमस बोलते हैं। इन आगे वालों को क्रिप्टोगैमस बोलते हैं, जिनमें सीड नहीं बनता। इन दोनों में सीड बनता है, जिम्नोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में सीड नंगो पंगो होता है, हल्का सा कवरिंग होता है। और फिर जो फ्लावर वाले प्लांट है ना, वो लोग फ्रूट बनाने लग गए, ठीक है। वो लोग बोले क्यों नहीं अपने बच्चे को दुनिया भर भेजें, वो लोग टेस्टी टेस्टी फ्रूट बनाने लगे, इसके से इंसान वो फ्रूट खाने लग गए। फिर उनका बीज, वो जो बच्चा है, बेसिकली इनका फ्लावर जो होता है ना, वो फ्रूट बन जाता है। जब ऐसे फर्टिलाइजेशन होता है ना, मेल गैमेट उड़ते उड़ते फीमेल के महल तक पहुंचेगा, फीमेल के साथ मिलेगा और बच्चा बन जाएगा। ये बच्चा बीज बन जाएगा, और ये फ्लावर आजू बाजू टेस्टी फ्रूट बन जाएगा। जैसे मैंगो बहुत टेस्टी है, इतना टेस्टी है कि पूरी दुनिया में इंपोर्ट होता है। एप्पल कश्मीर से मुंबई में आता है, इतना टेस्टी होता है। वो पूरा फ्लावर है और अंदर एक बीज जो उसका बच्चा है, तो वो लोग इतना टेस्टी बनाते हैं कि उनके बच्चे पूरी दुनिया में फैलते हैं। देखो हम लोग को वीजा चाहिए होता है दुनिया में जाने के लिए, इनके बच्चों को तो वीजा भी नहीं चाहिए होता, बिना वीजा के लोग बस पूरी दुनिया घूमते हैं। तो ये लोग कितने शाणे पेड़ पौधे हैं। तो शुरुआत में इतने शाणे नहीं थे, फिर धीरे धीरे लोग 1.5 शाणे होने लग गए, ठीक है। तो ये हम इस चैप्टर में एक एक एल्गी, बायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म को पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम एल्गी पढ़ेंगे। अब जो एल्गी है वो यूनिसेल्युलर भी है, जो पहले पानी में थी, और मल्टी सेल्युलर भी है। बाकी सारे के सारे मल्टी सेल्युलर, उनके पास बहुत सारे सेल्स हैं, पर एल्गी यूनिसेल्युलर भी है, मल्टी सेल्युलर भी है। तो जो मल्टी सेल्युलर एल्गी है उसकी बॉडी को हम लोग थायराइड बोलते हैं, कि उसमें पत्ता, लीफ, स्टेम्स नहीं होता, थायराइड बोलते हैं। अब जो मल्टी सेल्युलर एल्गी है ना, ये सेल जो है ना, आप एक सेल लोगे तो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। ये डीएनए बन जाते हैं क्रोमोसोम। अभी हमारे पास 23 क्रोमोसोम की जोड़ी होती है। मम्मी से 23 मिलते, पापा से 23 मिलते। इसके पास एक ही जोड़ी होते हैं क्रोमोसोम के, तो इनको बोलते हैं हैप्लॉइड। क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड। तो एल्गी का जो शरीर है वो हैप्लॉइड है। हमारी पूरी बॉडी, इंसान की पूरी बॉडी डिप्लॉइड है। उनके पास मम्मी का भी क्रोमोसोम है, पापा का भी क्रोमोसोम है। पास हमारे पास जो हमारा स्पर्म है लड़कों में, और लड़कियों में जो ओवम है वो हैप्लॉइड है, उसमें खाली
एक ही जोड़ी है क्रोमोसोम की। वो क्यों हैप्लॉइड है कि जब स्पर्म और ओवम जुड़ेंगे, तो समझो मैं बाप बनना चाहता हूं, तो मेरा स्पर्म और मेरी वाइफ का ओवम जब जुड़ेगा तो मेरा आधा क्रोमोसोम और मेरी वाइफ का आधा क्रोमोसोम मेरे बच्चे में दो जोड़ी बनाएगा, इसलिए ऐसा है। इसलिए स्पर्म और ओवम में आधा आधा है कि दोनों साइड से देखो, बच्चे में मम्मी का भी कैरेक्टरिस्टिक होता है, पापा का भी कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो मेरे बच्चे में मेरी वाइफ और मेरा होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक। तो इसकी वजह से दोनों का क्रोमोसोम हाफ हाफ हो जाएगा स्पर्म और ओवम में, कि दोनों को पार्टिसिपेशन मिले क्रोमोसोम का, और बच्चे में दोनों के गुण आए। अगर मेरी वाइफ गोरी है और मैं लंबा हूं तो बच्चा गोरा और लंबा हो जाएगा। तो सोचो कितना है, मेरी वाइफ के बाल रेडिश है या ऑरेंज जैसे, आंखें एकदम ग्रीन ग्रीन है और मेरी हाइट बड़ी है, तो हम दोनों का कैरेक्टरिस्टिक उसको चले जाएगा। तो इतना एडवांटेज है। इसलिए हमारा रिप्रोडक्टिव सेल जो स्पर्म और ओवम है वो हैप्लॉइड है, और हमारी पूरी बॉडी का सेल डिप्लॉइड है। तो ऐसे सेल जिसके पास दो जोड़ी हो क्रोमोसोम की प्लांट में, उसको अपन स्पोरोफाइट बोलते हैं, और ऐसा सेल जिसके पास एक ही जोड़ी हो क्रोमोसोम की उसको हम लोग गैमेटोफाइट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? गैमेट। गैमेट मतलब स्पर्म और ओवम हमें, तो हमारा स्पर्म और ओवम क्या है? हैप्लॉइड है, खाली एक ही जोड़ी क्रोमोसोम की। पर बाकी हमारी पूरी बॉडी का सेल दो डिप्लॉइड है, उनके पास दो दो क्रोमोसोम की। पर जो एल्गी है ना, इस पे सारे पेड़ पौधे कैसे हंसते हैं, बोलते तू कितना कितना नल्ला पेड़ है यार, तेरी पूरी बॉडी की सेल हैप्लॉइड है, खाली एक ही क्रोमोसोम है। छी 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 छी। टेरिडो बायोफाइट में भी ऐसा ही हाल है। बाकी के सारे एडवांस तीनों पेड़ पौधे में जो हमारे, उनमें उनमें हर एक बॉडी सेल के अंदर जो आप प्लांट देखते हो वो डिप्लॉइड है, खाली इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है गैमेटोफाइट्स होंगे वो हैप्लॉइड है। तो शुरुआत में पेड़ पौधों के जो सेल है उनमें खाली एक ही जोड़ी है क्रोमोसोम की, तो उनको हम लोग गैमेटोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट बोलते हैं। तो एल्गी का भी शरीर गैमेटोफाइट है, बायोफाइट का भी शरीर गैमेटोफाइट है। ओके। टेरिडोफाइट का शरीर स्पोरोफाइट है, इसके अंदर दो जोड़ी है क्रोमोसोम की। जिम्नोस्पर्म के शरीर का पास जो जिम्नोस्पर्म आप देखते हो वो स्पोरोफाइट है, और जो एंजियोस्पर्म फ्लावर वाले प्लांट है वो भी स्पोरोफाइट है, उनके पास दो दो जोड़ी है क्रोमोसोम की, इसलिए वो डिप्लॉइड है, तो उनकी बॉडी को स्पोरोफाइट बोलते हैं। पर पेड़ पौधे में ऐसा होता है ना, गैमेटोफाइट है तो स्पोरोफाइट भी बनेगा, पेड़ पौधों में ऐसा होता है। तो एल्गी में भी एक समय आएगा जब वो स्पोरोफाइट बनेगा, ब्रायोफाइट में भी एक समय आएगा जब वो स्पोरोफाइट बनेगा गैमेटोफाइट से, टेरिडोफाइट में ऐसा समय आएगा जब वो स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनेगा, और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में भी एक ऐसा समय आएगा जिसमें स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनेगा। छोटा थोड़ा सा, जैसे हमारी बॉडी में पूरी बॉडी डिप्लॉयड है, पर एक समय आता है जब हमें बच्चा पैदा करना होता है तो स्पर्म और ओवम चाहिए, तो स्पर्म और ओवम क्या बना? हैप्लॉइड। तो वैसे इनमें भी ऐसा होगा, जब एक समय आएगा जब ये लोग गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनेंगे, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनेंगे, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनेंगे, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनाएंगे, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनाएंगे। तो एल्गी में भी ऐसा होता है। एल्गी में जो पूरा शरीर है वो गैमेटोफाइट है। एन मतलब एक ही जोड़ी है इनके पास। ओके। पर जब उसे बच्चे पैदा करने होते हैं ना एल्गी को, तो वो गैमेट बनाता है। तो ये मल्टी सेल्यूलर एल्गी गैमेट बनाएगा। क्या बनाएगा? गैमेट बनाएगा। तो मेल गैमेट बनाएगा मतलब राजकुमार, एक एल्गी बनाएगा, दूसरा एल्गी फीमेल गैमेट बनाएगा मतलब राजकुमारी। गैमेट को एग बोलते हैं, फीमेल गैमेट को। ओके। अब मेल गैमेट को सरमैटिया बोलते हैं। पर खाली आप मेल गैमेट फीमेल याद रखो। तो पूरा शरीर गैमेटोफाइड है, हैप्लॉइड है। अब वो माइटोसिस करेगा। अब माइटोसिस मियोसिस क्या होता है? देखो, जब हमें डिप्लॉइड से हैप्लॉइड करना हो, है ना, जैसे मेरी पूरी बॉडी डिप्लॉइड है, मुझे अपने स्पर्म और ओवम बनाना है तो हैप्लॉइड करना है, तो हम मियोसिस करेंगे। पर मुझे डिप्लॉइड से डिप्लॉइड ही रहना है, हैप्लॉइड से हैप्लॉइड ही रहना है, क्रोमोसोम को वो जोड़ी को बराबर उतना ही रहने देना है, तो हम लोग माइटोसिस करेंगे। एक सेल का डिवीजन है, एक सेल दूसरे सेल में डिवाइड होता है, एक सेल की दो जोड़ी बनती है, तो कभी कभी जोड़ी का सेम टू सेम कॉपी रहता है, तो अपन माइटोसिस करेंगे। अगर उस जोड़ी की कॉपी को आधा करना है, जो नई जोड़ी बना रहे हैं हम लोग सेल की, एक सेल से दो सेल बना रहे हैं, पर वो दो सेल में आधा आधा करना है। पहले दो जोड़ी थी क्रोमोसोम की, पर एक जोड़ी उसको देनी है, एक जोड़ी उसको देनी है, तो हम लोग मियोसिस करेंगे। पर इसके पास तो गैमेटोफाइट के पास एक ही जोड़ी है, अब क्या जोड़ी का जोड़ी करोगे, है ना, तो नहीं करोगे, तो हम लोग माइटोसिस से हम लोग मेल और फीमेल गैमेट बनाएंगे। पानी में ही हो रहा है, सब पानी में हो रहा है। एल्गी बच्चे पानी में पैदा करता है, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट पानी में बच्चे पैदा करते हैं। पर एल्गी पूरी तरह से पानी में है, तो पानी में बच्चे पैदा कर रहे हैं, मेल और फीमेल गैमेट जुड़ेंगे, सिंगैमी होगा, जाइगोट बनेगा, मतलब डिप्लॉइड स्टेज बनेगा।
पर ये डिप्लॉयड सेट ज्यादा समय के लिए नहीं रहेगा। जाइगोट बच्चा है, हमारे अंदर भी बच्चा बनता है, स्पर्म और ओवम मिलता है, बच्चा बनता है, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं जब, इनको सिंगैमी बोलते हैं। तो ये जाइगोट फट से मियोसिस करेगा, मतलब मियोसिस ऐसा एक डिवीजन है सेल का, ऐसा एक सेल डिवीजन है जिसमें सेल डिवाइड होता है पर उसका क्रोमोसोम आधा हो जाता है, तो 2n का फिर से n हो जाएगा और स्पोर बन जाएगा मियोसिस करके, और ये स्पोर जर्मिनेट कर जाएगा और नया गैमेटोफाइट बनेगा, और ये गैमेटोफाइट मल्टीसेलुलर एल्गी बन जाएगा। ठीक है, एल्गी एक सेल के भी होते हैं, एल्गी मल्टीसेलुलर भी होते हैं। तो ये है हमारा लाइफ साइकिल एल्गी का। फिर से बोलता हूं कि जो गैमेटोफाइट है एल्गी का, उसका पूरा शरीर, जो आप जो एल्गी देखते हो वो गैमेटोफाइट है, आप जो ब्रायोफाइट देखते हो वो गैमेटोफाइट है, आप टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म देखोगे वो स्पोरोफाइट है, उनके पास 2n है क्रोमोसोम के, तो वो लोग गैमेट बनाएंगे, पर एल्गी का शरीर गैमेटोफाइट है उसके पास, और ब्रायोफाइट का भी यही हाल है। तो ये गैमेटोफाइट से गैमेट बनाएंगे, दोनों के गैमेट पानी में मिलेंगे और बन जाएंगे जाइगोट, फिर जाइगोट मियोसिस करेगा, मियोसिस करके उसका हैप्लॉइड, डिप्लॉइड था ना, अब हैप्लॉइड हो जाएगा, और हैप्लॉइड करके वो स्पोर बनाएगा। ठीक है, ये जाइगोट को अपन स्पोरोफाइट भी बोलते हैं, पर ये जाइगोट स्पोरोफाइट सही से बनता ही नहीं है, और उससे पहले स्पोर बना लेता है। ठीक है, और ये स्पोर जहां गिर जाते हैं वहां नया एल्गी पैदा हो जाता है। ठीक है, अक्सर एल्गी लोग बिना लड़का लड़की, मतलब मेल फीमेल गैमेट के बिना बच्चा पैदा करना चाहते हैं, वो इंटरेस्ट नहीं रखते, वो अपने आप की बॉडी तोड़ के बच्चा पैदा करने में इंटरेस्ट रखते हैं। तो अभी हम यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर एल्गी बताएंगे और कैसे कैसे एल्गी बच्चा पैदा करता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था एल्गी का, हम आपको बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़ाएंगे। अब जो हमारे एल्गी होते हैं ना, वो कहाँ मिलते हैं आपको, वो आपको समुंदर के पानी में मिलेंगे, मतलब मरीन वाटर, या मीठे पानी में, मतलब फ्रेश वाटर, मतलब रिवर ये वगैरह में मिलेंगे, गीली सी मिट्टी में मिलेंगे, या पत्थरों पे मिलेंगे, लकड़ी में मिलेंगे। कभी कभी ये जानवरों पे भी मिलते हैं, स्लॉथ आलसी जानवर है, उनकी पीठ के ऊपर आपको ये मिल जाएंगे, या स्नेल के ऊपर मिल जाएंगे, जो तुम आराम आराम से जमीन पे चलते हैं ना, या पेड़ पौधे पे भी साथ ही दोस्ती कर लेते हैं, पेड़ पौधों के ऊपर भी मिलते हैं, जैसे कि हमारा एक ग्रास है जिसको ऑक्टोजीनियम बोलते हैं। ओके, कभी कभी पेड़ ये फंजाई के साथ मिल जाते हैं, फंजाई के साथ बोलते हैं तू मेरे साथ पति पत्नी की तरह रहे, मैं तुझे खाना दूंगा, तू मुझे न्यूट्रिएंट्स ला के दे जिससे मैं खाना बना सकूं तेरे लिए। इसके से सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी रहते हैं, जिसको हम लोग लाइकन बोलते हैं, जब एल्गी और फंगस जुड़ जाते हैं। तो ये आपको कहाँ का मिलेंगे, मीठे पानी में, समुद्र के पानी में, जानवरों के ऊपर, पेड़ पौधों के ऊपर, हर ये मिट्टी के ऊपर, गीली मिट्टी के ऊपर, पत्थरों के वजह से ऊपर, या गीली लकड़ियों के ऊपर भी आपको ये एल्गी मिलेंगे। ओके, अब एल्गी ना, मैंने आपको बताया था ना, ये एक सेल से चालू हुए थे, यूनिसेल्युलर, पहले जो एल्गी बने थे वो यूनिसेल्युलर थे। तो एग्जाम्पल है कॉरेला और क्लेमाइडोमोनास। ओके, जो कॉलेरा है ना, ये चलता फिरता नहीं है, इसके पास चलने फिरने के लिए ना फ्लैजिला चाहिए होता है, तो कॉलेरा के पास नहीं है, इसलिए वो चलता फिरता नहीं है। पर क्लामाइडोमोनास चलता फिरता है। कॉलेरा आप देखेंगे तो ऐसा दिखता है, इसके पास कुछ टकले के ऊपर या किधर भी फ्लैजिला नहीं होते, इसलिए ऐसे ये चल फिर नहीं पाता। ठीक है, और ये देखो माइक्रोस्कोप में ये क्लामाइडोमोनास है, इसके टकले के ऊपर आप देख सकते हो कि जैसे फ्लैजिला निकला हुआ है। तो क्लामाइडोमोनास भी यूनिसेलुलर है, बिना माइक्रोस्कोप के लोग दिखते नहीं है आपको, भाई पानी में जाके आपको देखना पड़ता है। तो कॉलेरा चलते फिरते नहीं है, नॉन मोटाइल है। क्लोमाइडोमोनास चलते फिरते हैं, मोटाइल है, ये लोग एक एक सेल के बने हुए हैं। पर हमारी बॉडी, इंसान और पेड़ पौधे जो नए नए जो आपको आंखों से दिखते हैं पेड़ पौधे, वो मल्टी सेलुलर, वो बहुत सारे सेल से बने हुए हैं। पर पहले जो एल्गी बने थे वो यूनिसेलुलर थे। ओके, उसमें कॉलेरा आपने देख लिया, क्लामाइडोमोनास देख लिया। ओके, नाउ क्लोनिलियन, मतलब कुछ सेल जो थे ना वो झुंड बनाने लग गए थे, झुंड बना के कॉलोनी, पड़ोसी वड़ोसी बनाने लग गए थे, तो कॉलोनी बनाने लग गए थे। एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स। तो वॉलवॉक्स की कॉलोनी कैसे दिखती है, वॉलवॉक्स की कॉलोनी ऐसी दिखती है, आप देख सकते हो ना, ये सब कॉलोनी है वॉलवॉक्स की, इतने सारे सेल जुड़ जुड़ के कॉलोनी, झुंड बना रहे, पड़ोसी पड़ोसी बन रहे, तो वो एग्जाम्पल है कॉलोनी में वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स आप देख सकते हो। नेक्स्ट है फिलामेंटस। फिलामेंट मतलब धागे के जैसे दिखने वाले, कुछ एल्गी डेवलप होने लगे और धागे की तरह दिखने लगे। एग्जाम्पल इसके स्पाइरोगैरा है और यूलेथ्रिक्स है। यूलेथ्रिक्स ऐसा दिखता है, इसके बीच में आप बॉक्स देख रहे हो,
ये यूलेथ्रिक्स है, लंबे लंबे धागे की तरह दिखने वाली। जैसे लड़कियां देखे स्कूल में लड़कियां थी जो चोटी पहन के जाती थी, व्हाइट कलर की चोटी लगाती थी, वैसे चोटी की तरह लंबे लंबे पतले पतले दिखते हैं। अगर चोटी में बीच बीच में से बक्से बक्से होंगे तो वो यूलेथ्रिक्स है। पर अगर ये क्रॉस कर रहे हैं अंदर, आप देख रहे हो, तो ये स्पाइरोगेरा है। बेसिकली ये लोग घास की तरह दिखते हैं। आप अगर आप देखोगे, जब आप उनको माइक्रोस्कोप में देखोगे ना, ये घास जैसे दिखने, पानी के ऊपर ये सब रहते हैं, तब आपको माइक्रोस्कोप में लंबे लंबे अगर बक्से दिख रहे हैं अंदर तो यूलेथ्रिक्स है। और बक्सों के अंदर अगर पार्टीशन ऐसे ऐसे जिगजैग जिगजैग दिख रहा है तो स्पाइरोगेरा होता है। समझे? तो ये सब हमारे एल्गी थे। पहले यूनिसेलुलर आपने पढ़ लिया, कॉरेला और क्लेमाइडोमोनास एक सेल के बने हुए हैं, पर बड़े बड़े पेड़ पौधे बहुत सारे सेल के बने हुए हैं। तो कुछ कुछ सेल बात करने लगे, झुंड बनाने लग गए, वॉल्वॉक्स बन गए। फिर कुछ कुछ सेल जुड़ के मल्टी सेल्यूलर बन गए। मल्टी सेल्यूलर में फिलामेंट है, यूलेथ्रिक्स और स्पाइरोगेरा है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या बोलते, रिप्रोडक्शन कैसे करता है हमारा एल्गी। तो एल्गी बच्चे कैसे पैदा करता है? अगर देखो, वो गैमेट बनाता है। एल्गी में ऐसे महल नहीं होता है जैसे बाकी सब पेड़ पौधों के पास, बायोफाइटा टेरिडोफाइटों के पास महल है, जिसको आर्चोगोनियम एंथ्रीडियम बोलते हैं मेल के महल को, जिसमें मेल बनता है, आर्चोगोनियम फीमेल। इनमें ऐसा नहीं होता, डायरेक्ट बनते हैं गैमेट्स। ओके, अब डायरेक्ट बनते हैं। मैंने आपको जो साइकिल पढ़ाया था ना, वो हैप्लॉइडिक साइकिल है। ओके, उसमें हैप्लॉइड ही है ना, हैप्लॉइड है, उनके पास एक ही क्रोमोसोम होता है, पैर। तो इसकी वजह से वो हैप्लॉइडिक साइकिल है। अब जो रिप्रोडक्शन है ना, अगर दोनों गैमेट, आदमी का और औरत का गैमेट, दोनों एक जैसे हैं, एक ही साइज के हैं, तो उसको आइसो बोलते हैं। और गैमेट्स मतलब गैमेट, तो मेल फीमेल गैमेट सिमिलर साइज के होंगे तो उसको अपन आइसोगैमेट्स बोलते हैं। उसमें यूलेथ्रिक्स और स्पाइरोगेरा आते हैं। यूलेथ्रिक्स का गैमेट के ऊपर फ्लैजेला होता है, इसलिए उसका गैमेट भाग सकता है इधर से उधर। स्पाइरोगेरा का गैमेट नहीं भाग सकता, ये पानी की करंट से होगा, इसके ऊपर फ्लैजेला नहीं है। नेक्स्ट है एनाइसोगैमेट, मतलब एक गैमेट छोटा होगा, दूसरा गैमेट बड़ा होगा। तो अक्सर मेल का गैमेट छोटा होता है, फीमेल का गैमेट बड़ा होता है। एग्जाम्पल है हमारा यूडोरिना। ओके, नेक्स्ट है ऊगैमेट्स। ऊगैमेट्स में क्या होता है कि औरत का गैमेट बहुत बड़ा होता है, फीमेल गैमेट बड़ा है, और आदमी वाला गैमेट, मेल गैमेट छोटू है। और औरत का गैमेट इतना मोटा गेंदा बड़ा है कि वो चल ही नहीं पाता, नॉन मोटाइल है। और मेल का गैमेट मोटाइल है। इसमें एग्जांपल आता है वॉल्वक्स और फ्यूकस। वॉल्वक्स मैंने आपको दिखाया, फ्यूकस मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। देखो, पहले जो थे ना, मेल और फीमेल गैमेट मिलना चाहते थे। पहले जो एल्गी थे उसमें मेल फीमेल गैमेट मिलना चाहते थे, पर जैसे ही एल्गी डेवलप करने लगे, कॉलोनी बनाने लगे, जैसे एग्जांपल वॉल्वक्स, उनके गैमेट बोले भाई मुझे, और औरत लोग को घमंड आ गया, बोले हमको नहीं चलना, आदमी हमारे पास तैर के आएगा। तो वो लोग नहीं चलते थे, इसके मोटे गेंदे भैंसे हो गए। तो मेल फीमेल गैमेट्स आर यूजुअली नॉन मोटाइल, मतलब चल फिर नहीं सकते, और गेंडे बड़े लार्ज होते हैं। और मेल गैमेट जैसे जैसे डेवलपमेंट आने लगा, और फिर सारे प्लांट के अंदर में सारे फीमेल गैमेट ऐसे ही हो गए, सब मेहनत मेल गैमेट को करने लगने लग गया। ओके, ये वॉल्वॉक्स से चालू हुआ ये सब कहानी। उससे पहले ये जो क्लामाइडोमोनास और ये कॉरेला थे जो यूनिसेल्युलर थे, उनमें ऐसा नाटक नहीं होता था। ओके, अब हम पढ़ेंगे जो एल्गी है ना, उनको तीन उसमें पार्टीशन कर दिया गया है। क्लोरोफाइसिए मतलब ग्रीन एल्गी, हरे रंग के एल्गी होते हैं। फाइकोफाइसिए मतलब ब्राउन एल्गी, और रोडोफाइसिए मतलब रेड एल्गी। ओके, अब जो ग्रीन एल्गी है वो आपको कहाँ मिलेंगे? वो आपको समुद्र के पानी में नहीं, फ्रेश वाटर में ज्यादा मिलेंगे, काले नमक वाले पानी में ज्यादा मिलेंगे, मतलब नमक वाले पानी में ज्यादा मिलेंगे, और काले पानी में थोड़ा ज्यादा मिलेंगे। और जो आपके ब्राउन एल्गी है वो आपको समुद्र के पानी में ज्यादा मिलेंगे। और रोडोफाइसिया आपको समुद्र के पानी में गहराई में भी मिलेंगे, और ऊंचाई में भी मिलेंगे, डेप्थ में भी मिलेंगे, और ज्यादातर गर्म पानी में मिलते हैं आपको। ठीक है, लाल एल्गी। अभी मैंने आपको ग्रीन एल्गी में यूनिसेलुलर कॉरेला बता दिया, क्लामाइडोमोनास बता दिया, वॉल्वॉक्स बता दिया, फिलामेंट में यूरेथ्रिक और स्पाइरोगेरा का फोटो दिखाया ना मैंने आपको। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्राउन एल्गी में क्या है। तो जो ब्राउन एल्गी है ना, ये थोड़े डेवलप्ड हैं, थोड़े बड़े हो गए हैं, अभी आंखों से दिखने लग गए हैं। ओके, ये स्पाइरोगेरा और ये यूलेथ्रिक्स भी दिखते थे, पर ब्राउन एल्गी में बड़े हो गए हैं, उनके बॉडी पार्ट भी होने लग गए। तो नीचे वाले पार्ट को होल्ड फास्ट बोलते हैं। ये देखो, वॉल्वॉक्स आपने देख लिया, यूलेथ्रिक्स है, एनसीईआरटी में स्पाइरोगेरा। फिर ये नीचे वाला जो ये जो तीनों है ना, ये ब्राउन एल्गी है। सबसे ऊपर वाला लेमिनेरिया है। ठीक है, लेमिनेरिया को मैं फोटो में दिखाता हूँ। लेमिनेरिया हकीकत में ऐसा दिखता है।
फिर ये जो दूसरा वाला है ये है फ्यूकस। फ्यूकस ऐसा दिखता है, ये जो आपको बीच में ये सब दिख रहा है ना, ये इसके एयर ब्लैडर, जिसके से ये पानी में उठा रहता है, वरना पानी में गिर जाएगा ना, लाइक। थर्ड वाला डिक्टियोटा है, डिक्टियोटा ऐसा दिखता है। ओके, फोर्थ वाला जो हमारा है वो है एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस ऐसे दिखता है, इसका फोटो नहीं बनाया, ये हमारा सरगैसम है, बहुत फेमस है। ओके, सरगैसम खाने के लिए इस्तेमाल होता है। लेमिनेरिया भी जो सबसे आगे वाला था ना, ये भी खाने में इस्तेमाल होता है, लोग खाते हैं इसको, लेमिनेरिया। और लास्ट वाला हमारा ये सरगैसम, इसको लोग खाते हैं। ओके, ये जो आप देख रहे हो ये रेड एल्गी, रेड एल्गी में पोरफायरा है ये। इसमें देखो डायग्राम में आपके ऐसा दिखाया है, रियल में ऐसा दिखता है। फिर ये जो डायग्राम में दिखा ना पॉलीसिफोनिया, ये ऐसा दिखता है पॉलीसिफोनिया। ओके, अब और दो रेड एल्गी बहुत फेमस है, वो है ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम, बहुत फेमस है। ऐसे ऐसे दिखते हैं ग्रेसिलेरिया जिलेडियम, थोड़े ग्रेसिलेरिया जिलेडियम थोड़े ऐसे दिखते हैं। तो हमने आपको ग्रीन एल्गी दिखा दिए, ब्राउन एल्गी दिखा दिए और रेड एल्गी दिखा दी ना, रेड एल्गी। अभी आपको एग्जांपल याद करने पड़ेंगे। अभी ग्रीन एल्गी में मैंने आपको क्या क्या याद कराया, क्या क्या याद कराया था? अपने क्लामाइडोमोनास है एक, ओके, क्लामाइडोमोनास याद होना चाहिए आपको। एक कॉरेला है, कॉरेला चलते फिरते नहीं है, क्लामाइडोमोनास चलते फिरते हैं, उनके पास टकले के ऊपर दो फ्लैजेला हैं। फिर झुंड बनाने लग गए थे कुछ एल्गी, और वो उनको वॉल्वेक्स बोलते हैं। एक यूलेथ्रिक्स होता है, एक स्पायरोगेरा, आपको याद करना है। ओके, यूलेथ्रिक्स स्पायरोगेरा माइक्रोस्कोप में देखोगे ऐसे दिखते हैं, रियल में घास के ऐसे दिखते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वो है ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी में सबसे फेमस जो हम लोग खाते हैं वो लेमिनेरिया, आपको देखिए पत्ते कैसे दिखते हैं। तो नीचे वाले पार्ट को होल्ड फास्ट बोलते हैं, बीच में डंडी को बोलते हैं स्टीपी, जड़ को बोलते हैं होल्ड फास्ट, फिर स्टीपी फ्रंट। ब्राउन एल्गी थोड़े डेवलप हो गए, पेड़ जैसे दिखने लग गए। ओके, तो ये आप देख रहे हो फ्यूकस, फ्यूकस में एयर ब्लैडर होते हैं, जिसकी वजह से ये पानी के ऊपर खड़ा रहता है। फिर डिक्टियोटा है, डिक्टियोटा आपने देखा होगा, पतला पतला दिखता है। फिर सरगैसम भी लोग खाते हैं, एक्टोकार्पस भी, ये भी आप बुक में लिख लो, एग्जाम्पल के बाजू में लिख लो तो फटाफट याद रहेगा आपको। ओके, रेड एल्गी में आपको पोरफायरा पढ़ना है, पोरफायरा पॉलीसिफोनिया। ये दो डायग्राम भी आ सकते हैं, पेपर में डायग्राम आ सकते हैं, आपको पूछ सकता है कौन सा डायग्राम कौन सा है। पॉलीसिफोनिया आप देख रहे हैं ऐसा है, और जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया मैंने आपको दिखाया फोटो। ओके, ये सब एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन, सॉरी ग्रीन, ब्राउन और रेड एल्गी के। ओके, तो हमने सब एग्जाम्पल भी पढ़ लिए। देखो, ग्रीन एल्गी में यूनिसेल्यूलर भी है, मल्टीसेल्यूलर भी है। ब्राउन एल्गी में मल्टीसेल्यूलर है, ब्रांच है, जड़ की, पेड़ पौधे की वो से दिखते हैं, ब्रांच की जैसे पेड़ पौधे में आपने देखोगे ना ब्रांच लगे होते हैं, वैसे ब्रांच होते हैं, उनमें पार्ट होते हैं होल्ड फास्ट, स्टीपी और फ्रंट। ओके, फ्रंट। फिर लास्ट में हमारा मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, इसका बॉडी थोड़ा मुश्किल होता है, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, जैसे इसको कर दिया ब्राउन को। ओके, अभी जो सेल होता है ना, चाहे मल्टी सेलर है यूनिसेलर है, इनके सेल जो होता है उनके बाहर एक दीवार होती है जिसको बोलते हैं सेल वॉल, और सेल वॉल के दो पार्ट होते हैं, आउटर और इनर। तो जो इनर पार्ट होता है ग्रीन एल्गी में वो है सेल्यूलोज का बना हुआ, और बाहर का पार्ट है पेक्टोस का। ब्राउन एल्गी में अंदर का पार्ट है सेल्यूलोज का, बाहर का पार्ट है एल्जीन का। रेड एल्गी में अंदर का पार्ट सेल्यूलोज है, बाहर का पार्ट पेक्टिन है, खाली बाहर का पार्ट बदल रहा है, पेक्टोस इसमें एल्जीन और इसमें पेक्टिन। और ये जो एल्जीन और ये पेक्टिन है इसको हाइड्रोकोलाइड भी बोलते हैं, मतलब ये पानी पकड़ के रखता है, पानी पकड़ के रखता है। तो कोई चीज को आपको, जैसे आप शादी में जा रहे हो और आपको फ्लावर बचा के रखना है, तो पानी पकड़ के रखना है ना फ्लावर में, तो आप हाइड्रोकोलाइड यूज करेंगे, एल्जीन और पेक्टिन। जो सेल, जो एल्गी है ना, उनके जो बॉडी का सेल है ना, सेल के बाहर वॉल होती है, वो वॉल में जो बाहर बाहर देखो वॉल है ना, इसके अंदर का पार्ट होता है, बाहर का जो पार्ट है वो एल्जिन से बना होता है ब्राउन एल्गी में, और रेड एल्गी में बना होता है पेक्टिन का। ये हाइड्रोकोलाइड है जो पानी पकड़ के रखते हैं। ओके, नाउ ये एल्गी कलर क्यों है, ग्रीन क्यों है, रेड क्यों है, ब्राउन के पिगमेंट की वजह से। तो जो ग्रीन एल्गी है उसमें क्लोरोफिल ए बी होता है। ओके, इजी तो है, क्लोरोफिल ए और बी। और अब जो हमारा रेड एल्गी होता है उसमें क्लोरोफिल ए सी होता है, पहले वाले में ए बी है, दूसरे वाले में ए सी है। अब ब्राउन एल्गी में, सॉरी ब्राउन में ए सी है, रेड में ए डी है। ओके, और ब्राउन में कैरोटेनॉइड्स और जेंटोफिल होता है। ओके, जेंटोफिल जो मेन है ना वो रिस्पॉन्सिबल है कलर्स के लिए, मेन ब्राउन कलर के लिए। क्लोरोफिल जो हमारा रेड एल्गी है उसमें हमारे को फाइको एरेथिन और फाइको
फाइकोबिलिन मिलता है, फाइकोसायानिन और फाइकोएरिथ्रिन मिलता है। ओके, फाइकोसायानिन रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और फाइकोसायानिन थोड़ा ब्लूइश कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये पिगमेंट है, ये कलर है जो आपको एल्गी में मिलेगा। अब लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कैसा कलरफुल, मतलब जो एल्गी होता है, ये जो अपना रेड या हमारा जो ब्राउन एल्गी है वो थोड़ा ऑलिव ग्रीन से ब्राउन दिखता है ड्यू टू ज़ैंथोफिल, और जो हमारा रेड एल्गी है वो थोड़ा रेडिश कलर है कि उसका जो कलरफुल पार्ट है ना, वो कलरफुल पार्ट रेड कलर एमिट करता है और ब्लू कलर ऑब्जर्व करता है, इसकी वजह से। ओके, अब ये जो क्लोरोफिल है ये किधर मिलता है? ये क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में होता है। किधर होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट एक बेसिकली एक बैक्टीरिया होता है। एक जो पहला प्लांट बना था वो सेल जो था ना, उसने बैक्टीरिया खा लिया था, जो बैक्टीरिया कलर बनाता था वो बैक्टीरिया क्लोरोप्लास्ट होता है। कोई क्लोरोप्लास्ट डिस्क जैसे दिखते हैं, जैसे आपने बर्तन देखे होंगे ना, डिस्क के जैसे दिखते हैं, प्लेट की तरह दिखते हैं। कोई लंबे लंबे दिखते हैं, ठीक है, कोई कप शेप के दिखते हैं, कप शेप के दिखते हैं, जैसे क्लामाइडोमोनास में कप शेप के दिखते हैं। कोई स्पाइरल शेप के दिखते, जैसे स्पाइरोगेरा में आपने देखा था ना, अंदर ऐसा जिगजैग दिख रहा था, वो उसका क्लोरोप्लास्ट था। कोई ताज के दिखते, ताज के जैसे दिखते, जैसे वुचेरिया में ताज के जैसे दिखते हैं। कोई गडल शेप की तरह दिखते हैं, जैसे यूलेथरिक्स में। कोई स्टार शेप के दिखते हैं, जैसे कि जगमीनिया में। ओके, अब ये एल्गी के अंदर खाना भी स्टोर होता है। अगर खाना, ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्लोरोप्लास्ट में खाना स्टोर किया गया है। अब हमारे ग्रीन एल्गी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसको पायरेनॉइड बोलते हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट है ग्रीन एल्गी का, ये पायरेनॉइड है। पायरेनॉइड है ना, बीच में से प्रोटीन होता है और आजू बाजू उसके ऐसा जिगजैग जिगजैग सराउंडेड स्टार्च होता है, शक्कर होती है। तो बीच में प्रोटीन होता है, आजू बाजू स्टार्च होता है, तो उसको पायरेनॉइड बोलते हैं। तो ग्रीन एल्गी में ऐसा खाना स्टोर होता है। ओके, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी में लेमिनेरिया मैनोटॉल होता है, एक शक्कर होती है जो आपको ब्राउन एल्गी में मिलेगा, लेमिनेरियन एंड मैनोटॉल। और रेड एल्गी में फ्लोरीन स्टार्च शक्कर होती है। ओके, अब बच्चे कैसे पैदा करते हैं? बिना, क्या बोलते हैं, ये एल्गी लोग अपने आप को तोड़ के फ्रेगमेंटेशन करके, मतलब रेड हो, ग्रीन हो, ब्राउन हो, रेड हो, ये अपने आप को तोड़ के बच्चा पैदा भी कर सकते हैं, जिसको हम लोग फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। असेक्सुअली भी पैदा कर सकते हैं, एक स्पोर बनाते हैं ये लोग। तो जू स्पोर होता है, लास्ट वाले में नॉन, ये जू स्पोर चल सकते हैं, ठीक है, जू स्पोर चल सकते हैं। लास्ट वाला जो अपना ब्राउन एल्गी है ना, वो जू स्पोर नहीं बनाता, वो नॉन मोटाइल स्पोर बनाता है, वो चल नहीं सकता उसका स्पोर। ये स्पोर भी बच्चे पैदा करते हैं, बिना सेक्स करे भी ये बच्चे पैदा कर सकते हैं एल्गी। ओके, अब ये जू स्पोर है जो चल सकते हैं और ब्लाइफेजिलेट होते हैं। अभी जो हमारा ग्रीन एल्गी होता है ना, इसमें जो फ्लैजेला होता है ना, ये जू स्पोर के ऊपर, ये दोनों बराबर इक्वल होते हैं, दोनों का साइज इक्वल होता है। पर जो हमारा ब्राउन एल्गी है ना, उनमें एक फ्लैजेला बड़ा होता है, एक फ्लैजेला छोटा होता है, और उस, ओके, और ये लेटरली होता है, मतलब साइड से होता है, साइड से एक फ्लैजेला बड़ा होता है, एक फ्लैजेला छोटा होता है। इसमें हमारा फ्लैजेला नॉन मोटाइल है। ओके, अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तो असेक्सुअल था, जब जू स्पोर से कर रहे थे, नॉन मोटाइल स्पोर से कर रहे थे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? अगर दोनों गैमेट एक बराबर हो तो आइसोगैमी भी करेंगे, एन आइसोगैमी करेंगे, उगैमी भी करेंगे, जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, ठीक है, आइसोगैमी उगैमी। अब एग्जांपल आप देख लो, क्लामाइडोमोनास मैंने आपको बताया था। ओके, क्लामाइडोमोनास और एक कॉलेरा था ना, कॉलेरा भी एग्जांपल है। क्लामाइडोमोनास, कॉलेरा, वॉल्वॉक्स कॉलोनी बनाता था। ओके, स्पाइरोगेरा, चारा भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, बड़ा बड़ा पेड़ जैसा दिखता है चारा। और यूलेथ्रिक्स और स्पाइरोगेरा मैंने आपको दिखा चुका। फ्यूकस भी, लेमिनेरिया मैंने आपको एनसीईआरटी में पहले, फिर फ्यूकस है, फिर एक्टोकार्पस है, प्लेटोनुया मैंने आपको नहीं दिखाया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। सरगैसम खाने के लिए इस्तेमाल होता है, डिक्टियोटा भी आपको दिखाया मैंने। ओके, पॉलीसाइफोनिया एनसीईआरटी में है, पॉलफायरा भी एनसीईआरटी में, ग्रेसिलिया गैलिडियम मैंने आपको दिखाया। बेटा बेटा कैरियोस, ये जो है ना, बेट्राचो स्पर्मम, ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये एक और एक बुक में है, हमारे महाराष्ट्र स्टेट के बोर्ड के बुक में, इसलिए मैंने लिख दिया है। कभी ये लोग कुछ भी कर सकते हैं ना, एग्जाम में लोग कुछ भी पूछ लेते हैं, बड़े नालायक हैं, इसलिए मैंने ये भी दिखाई दिया। चारा, आप चारा देख सकते हो, ऐसा दिखता है। ओके, और जो मैं आपको बता रहा था लास्ट में, बेटा एचोस्पर्नम, ये रहा, ऐसा दिखता है। ओके,
अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है ना, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। जो हमारा जो हमारा ग्रीन जो हमारा ग्रीन एल्गी है ना, ये ज्यादातर फोटोसिंथेसिस करता है। मतलब ज्यादातर जो हम लोग सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना, वो ज्यादातर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, वो हमारा ग्रीन एल्गी बाहर फेंकता है। मतलब 50% जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसको जो हमारे दुनिया में एलिमिनेट करके ऑक्सीजन बनाने का काम है ना, ये ग्रीन एल्गी करता है, हरा भरा एल्गी करता है ये 50%। तो ये जो बड़े बड़े पेड़ पौधे ना, ये तो बस दिखाने का काम करते हैं। जो मेन काम है ना, हमारा ग्रीन एल्गी करता है। ओके, वो यहाँ पे ये लिखा है, ये लाइन। और हमारे खाने में के लिए कौन से एल्गी यूज होते हैं? पोरफायरा, लेमिनेरिया और सरगैसम। ये पोरफेरा, लेमिनेरिया और सरगैसम जो है ना, वो हमारा खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये एलजी। okay? अब जो हमारा ब्राउन एलजी है ना, उसमें हमें एक चीज मिलती है जिसको बोलते हैं एल्जीन। एल्जीन फ्लावर बचाने के लिए ये एल्जीन यूज करते हैं। ओके, ये एल्जीन बहुत काम का है। और रेड एल्गी है, उसमें हमें कैराग्रीन मिलता है। कैराग्रीन भी बचाने के लिए काम करता है, पानी पकड़ने का काम करता है। ये हाइड्रोकोलाइड्स है एल्जीनो, तो जिसकी वजह से पानी फ्लावर के आजू बाजू हमको बचा के रखना है। फ्लावर को हम लोग कोट कर देंगे एल्जीन की कैराग्रीन से। कैराग्रीन हमें रेड एल्गी से मिलता है। ओके, अब जो है ना हमारा क्या बोलते हैं, जो हमारा ब्राउन एल्गी है, सॉरी रेड एल्गी है ना, उससे हम लोग को एक दो एल्गी है रेड एल्गी में, जिसका नाम है जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया, जो हमने पढ़ा है पीछे। जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया जो है ना, उससे अगार मिलता है। ये अगार एक सॉलिडिफाइंग एजेंट है। मतलब इसको अगर पानी में डालोगे तो पानी कड़क और जेल जैसा बन जाएगा। जैसे लड़के जेल लगाते हैं या लोग जेली खाते हैं ना, वो जेली जैसा बन जाएगा। आइसक्रीम को कड़क करने के लिए, जेली को कड़क करने के लिए ये डाला जाता है अगार को। यहां तक जब बैक्टीरिया होते हैं ना, आपने पढ़ा होगा बैक्टीरिया वगैरह, तो जो बैक्टीरिया हमको ग्रो करने होते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, तो माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया ग्रो करने के लिए हम लोग अगार प्लेट बनाते हैं। अगार प्लेट जो है ना, वो रेड एल्गी से, अगार बेसिकली रेड एल्गी से बनता है। तो रेड एल्गी बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए हम अगार प्लेट यूज करते हैं, और अगार प्लेट ऐसा दिखता है। और उस पर जब बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं, तो अगार प्लेट पे ऐसे बैक्टीरिया ग्रो होकर दिखते हैं। ओके, तो माइक्रोबायोलॉजी वगैरह आपको बैक्टीरिया उगाना है, बैक्टीरिया वगैरह। फॉर एग्जाम्पल मुझे देखना है कि मेरे खाने में टट्टी का बैक्टीरिया था क्या नहीं, तो मैं इस पे वो खाना स्टिक कर दूंगा, तो टट्टी का बैक्टीरिया उगेगा तो मुझे दिख जाएगा, अरे इकोलाई आ गया, इकोलाई आ गया। तो बहुत काम का है, बहुत सारी रिपोर्ट के लिए, खून में गंदा बैक्टीरिया है कि नहीं जानने के लिए हम अगार इस्तेमाल करते हैं, उस खून को जमाने के लिए। उसके ऊपर फिर हम वो बैक्टीरिया ऐसे स्प्रेड करते हैं, देखते हैं कि बैक्टीरिया है कि नहीं। फिर हमको मालूम पड़ता है गंदा बैक्टीरिया, इसके अंदर ये बीमारी है इंसान को, या हमें कुछ बिजनेस करना है तो ये बैक्टीरिया बहुत सारी संख्या में चाहिए, तो हम ये प्लेट पे उगाते हैं ये बैक्टीरिया को। तो अगार बहुत काम का है, जो हमें रेड एल्गी से मिलता है, जो खाने को कड़क करने का काम करता है, आइसक्रीम को कड़क करने का काम करता है। ओके, जेली को कड़क करने का, सूप को कड़क करने के लिए, सूप को गाढ़ा करने के लिए भी अगार डालते हैं। और ये जो कॉलेरा था ना, ये फूड सप्लीमेंट की तरह इस्तेमाल होता है। लोग जो रॉकेट में जाते हैं ना, रॉकेट में जब एस्ट्रोनॉट जाते हैं, तो वो लोग ये कॉलेरा का टैबलेट खाते हैं, जिससे उनकी पेट भूख कम होती है और उनको बहुत सारा न्यूट्रिएंट मिलता है। ज्यादा वो लोग खा नहीं सकते स्पेस में, ना बाथरूम करेंगे, तो बाथरूम कम से कम करने की वजह से वो लोग कम से कम लाइट और न्यूट्रिशन खाते हैं। तो कॉलेरा बहुत फेमस, उसका टैबलेट इस्तेमाल होता है स्पेस में खाने के लिए। ओके, तो ये हमारा पूरा वो खत्म हो गया, क्या बोलते हैं, रेड ग्रीन ब्लू एल्गे। मैंने डिफरेंशिएशन दिखाया था, आप स्क्रीनशॉट लिख के आप उसको राइट करो और लिखो, लिख लिख के याद करो तो याद होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ब्रायोफाइटा और लिवर, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म पूरा हम प्लांट किंगडम खत्म कर देंगे। ओके, और जो क्लासिफिकेशन का पार्ट पढ़ाया था ना, वो यहाँ से है, नेचुरल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन और फाइलोजेनेटिक और न्यूमेरिकल टाइप्स और कीमोटैक्सिस, जो भी पार्ट मैंने पढ़ाया था, यहाँ से आप एक बार इसको इधर से भी रीड कर सकते हो। ओके, तो थैंक यू।